हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले पिछला जो मैराथन हुआ था, मैराथन 2, जो कि प्रश्न बैंक से संबंधित था, तो उसमें लास्ट की 2 मिनट की वीडियो कट हो गई थी। कारण ये था कि मेमोरी फुल हो गया था, ऑटोमेटिक ही फ़ोन बंद हो गया था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो कि मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया है। और ये यहाँ से छूटा हुआ था, यहाँ तक तो हमें सॉल्व कर लिया था। x = 8, ये तो सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हम लोगों को क्या करना था, y का मान निकालना था। ठीक है, तो चलिए, तो y का मान निकाल लेते हैं। उसमें आप जोड़ लीजिएगा, जो छूटा हुआ है उसी का है। इसके बाद फिर इस चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये x बराबर 8 हमारा मान निकला हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं। अब इस x के मान को, ये जो x का मान है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 या 1 में रखा गया है। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर -4। तो x - y बराबर -4 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x के स्थान पे 8 है, x के स्थान पे 8 रखेंगे। ये देखो, x के स्थान पे 8 लिखा गया है, ये सेम लिखा, ये सब सेम लिखा गया है। ठीक है, 8 को पक्षांतर कर दो, उस पर चला जाएगा, इस पर -y बचेगा, उस पर चला जाएगा -4, और ये जो प्लस का 8 है उस पर जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -y सेम रहेगा, और ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -12। अभी माइनस कट जाएगा, y का मान आ गया 12। हम लोगों से इस चौथा नंबर क्वेश्चन जो था, चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हम लोग जब x गुणा y करे थे, x y मान निकला था, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की संख्या आप देखेंगे उसमें। ठीक है, तो अब इसी के द्वारा हम लोगों को पता चल जाएगा कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, x का मान हमारा 8 है, 8 रख देंगे, गुणा y का मान 12 है, 12 लिखेंगे, तो दोनों गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद 96, यानी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 96 होगी। ठीक है, तो ये पुराना क्लास का था जो कि छूट गया था, तो मैं सोचा कि अगले क्लास में ही डाल दूँ, है ना। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद नया स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। चैप्टर का नाम है एक चर का द्विघाती समीकरण। एक चर का मतलब या तो समीकरण में x होगा, या तो y होगा, या फिर z होगा। ठीक है, 3 ही चरों को शामिल किया गया है। तो द्विघात का मतलब कि घात 2 वाला समीकरण होगा हमारे पास। ठीक है, घात 2 वाला समीकरण, वो भी एक चर का होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं, और इन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न बैंक बनाया गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न बैंक में आपने देखा होगा कि अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 1 नंबर के हैं, इसमें 5 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न लिखा है, देखिए, एक चर वाले द्विघात समीकरणों के अधिकतम। अच्छा, एक चर वाला द्विघात समीकरणों को आपने तो हल करा है। हल करने के बाद आप देखे होंगे कि x के 2 वैल्यू प्राप्त होते हैं, और 3 मान तो आते ही नहीं है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक चर वाला द्विघात समीकरण है, उसमें मैक्सिमम या अधिकतम 2 मूल प्राप्त होते हैं। तो अधिकतम यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, खाली स्थान में क्या होगा, 2 होगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि 2 होते हैं। x का मान या फिर y का बहुपद होता था, y चर का, तो y के 2 मान, x का होता था तो x का 2 मान, z का होता z का 2 मान प्राप्त करते थे ना। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से पहला नंबर तो आपको पता चल गया कि अधिकतम कितने होंगे। एक चर वाले द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 मूल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से लिखा है, एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि उनका विभेदक। मूल समान कब होता है, आपको बताया गया है। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि विभेदक हम लोग d का मान निकाला करते थे। d का मान अगर 0 के, d का मान
यदि डी 0 से बड़ा हो तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, मूल वास्तविक हैं। कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं, ठीक है। और यदि बड़ा का मतलब समझ रहे हो ना, 0 से बड़ा का मतलब कि अगर डी का मान हमारा धनात्मक में आता है तो मूल वास्तविक हैं, उस समय हम लोग इस संक्रिया का यूज करते हैं। डी का मान अगर 0 के बराबर है तो जो मूल हमारे होते हैं वो समान होते हैं, वास्तविक होने के साथ साथ समान होते हैं। अगर डी का मान हमारा छोटा होता है 0 से, यानी डी का मान माइनस में आ रहा है, तो मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपने देखा होगा कि डी का मान जब 0 होता है, यानी डी का मान नहीं, विभेदक हमारा जब शून्य होता है तो मूल हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या कह रहा है, एक चर के द्विघाती समीकरण के मूल समान होते हैं। समान होते हैं कौन से कंडीशन पे, जब विभेदक शून्य होता है। यदि उसका विभेदक शून्य, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्य होता है, ठीक। जब शून्य होता है तो हमारा जो चर का जो मान प्राप्त होता है वो समान, एक ही टाइप के मान प्राप्त होते हैं, सेम प्राप्त होते हैं, ठीक है। आप प्रश्नों को देखे भी होंगे, सॉल्व करते समय, प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते समय, उदाहरण के सवालों को सॉल्व करते समय आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसके वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से लिखा, यदि किसी एक चर के द्विघात समीकरण का मूल अल्फा, क्या कह रहा है, एक हमारे पास एक चर का द्विघात समीकरण हमारे पास है। एक चर का द्विघात समीकरण मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास, ये देखिए x है, यानी एक चर का हो गया, द्विघात यानी 2 हो गया। भाई यहाँ पे कोई कुछ भी मान हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माइनस प्लस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक चर का द्विघात समीकरण है और कह रहा है कि इसमें एक मूल बता रहा है का मूल अल्फा है और विभेदक 0 है। अगर विभेदक शून्य है, विभेदक है यानी डी का मान शून्य है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, भाई अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और प्रूफ भी किए हुए हैं, सवालों को सॉल्व भी करे हुए हैं कि अगर डी का मान, विभेदक का मान शून्य होता है तो मूल हमारे समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। यानी अगर एक मूल बता रहा है, एक मूल अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या होगा, भाई अल्फा तो दूसरा भी होगा ना, समान होगा। डी हमारा जब डी बराबर यानी विभेदक हमारा शून्य होता है तो मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं। समान मतलब कि जो एक्स का मान जो निकलता है या वाई का मान, जेड का मान जो भी निकलता है वो एक जैसा होता है। यानी अल्फा, अगर पहला मान अल्फा है तो दूसरा मान भी हमारा अल्फा होगा, दोनों समान होंगे, यानी दूसरा मान भी हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। तो पहला में तो 0 दिया है, दूसरा में क्या दिया है, बी में 1 दिया है, तीसरा में अल्फा, यानी अल्फा हमारा मान होगा, क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ विभेदक शून्य दे दिया, विभेदक शून्य नहीं दिया होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे कह रहा है साफ साफ कि विभेदक शून्य है, इसलिए हमारा पहला मूल अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, क्योंकि मूल समान होते हैं। किस कंडीशन में, विभेदक अगर शून्य होता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो प्रश्न क्रमांक देखते हैं, प्रश्न क्रमांक चौथा क्या लिखा है, द्विघात समीकरण bx² प्लस 1x प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल का फार्मूला तो आपको पता है, सारी बात पता है, आप तो सॉल्व कर चुके हो कि मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ पे पूछा क्या था, देख लेते हैं। मूलों का योगफल यानी अपने से ये वाला पूछा है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो देख सकते हैं माइनस बी बटा ए कहाँ पे है, ये पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है, माइनस बी बटा ए दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, बी नंबर, बी बटा अल्फा, ये तो होगा ही नहीं। ए बटा बी, ये भी नहीं होगा। माइनस बी बटा ए, ये तो किसी का मान ही नहीं है ना, ये तो किसी का होता ही नहीं। गुणनफल का तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमारा ये जो है मूलों का योगफल का ये होगा माइनस ए बटा बी। अगर गुणनफल पूछता तो सी बटा ए होता। ये सूत्र पूछ रहा था, सूत्रों को आपने बता दिया इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा नंबर क्या लिखा है,
द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों अल्फा एवं बीटा हैं, तब मूल क्या दिए हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो उनके गुणनफल ज्ञात क्या होंगे? उनके गुणनफल लास्ट प्रश्नावली में सवाल दिया हुआ है इस प्रकार से, आप देख सकते हो इसका। ठीक है, तो अल्फा और बीटा मान लीजिए मूल हैं, तो इनका जो गुणनफल होगा, गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र मैं आपको पढ़ाते समय लिखाया था, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर मूल हमारे अल्फ़ा बीटा है या अल्फ़ा बीटा के स्थान पे कोई भी मान होता था तो हम लोग क्या करते थे? अल्फ़ा के स्थान पे उसका मान रखते थे, बीटा के स्थान पे बीटा का मान रखते थे। यदि अल्फ़ा बीटा में से मान लीजिए कोई भी एक या दोनों माइनस में मान हुआ करता था तो ये प्लस में आ जाते थे। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या है? सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। ठीक है, ये हमारा सूत्र होगा। ठीक है, तो ये थे अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर वाले देखेंगे। ऐसे जिस नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक में जो जारी किया गया प्रश्न बैंक है, उसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, किस चैप्टर से किस किस नंबर का कितने नंबर का आएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारी बात आपको बताया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर बने रहे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और अगर नए होंगे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न हो गया 1 नंबर वाले। अब इसके आगे के अंकों को देखेंगे, किस टाइप के आगे के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए, तो अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न ये भी हैं जो कि 2 नंबर से संबंधित हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, उम्मीद करते हैं, क्योंकि बोर्ड द्वारा ही तो जारी किया गया है। ठीक है चलिए, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। नंबर पहला का प्रश्न देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन शामिल किया गया है इस चैप्टर से, जो कि 2 नंबर से संबंधित है। देख सकते हैं आप लोग 2 अंक के लिखे हुए हैं, है ना। और इनको जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 के मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, किससे करने पर? इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे इससे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर 0। टाइपिंग समय हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, यहाँ भी बराबर 0 होगा, तब यहाँ भी बराबर 0 होगा, और यहाँ भी बराबर 0 होगा, यहाँ बराबर 0 होगा। ठीक है, इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर गुणांक a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है, यानी a का मान हमारा क्या हो गया? a का मान 3 हो गया। यहाँ पे x गुणांक b है, तो x गुणांक यहाँ पे 2 है, यानी b का मान क्या हो गया? 2। यहाँ पे c है ना, अचर पद है, और ये अचर पद 7 है, यानी c बराबर क्या होगा? 7 होगा। अब मूलों का योगफल पूछ रहा है, गुणनफल, तो लिखेंगे चूंकि मूलों का योगफल, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, सूत्र इसका है b माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस तो सेम रहेगा, b का मान कितना है? b का मान 2 है, 2 लिखेंगे, बटा है बटा करेंगे, और a का मान 3 है, बटा 1 में 3 लिखेंगे, माइनस 2 बटा 3 मूलों का योगफल होगा। ठीक है, इसी प्रकार गुणनफल निकाल लेंगे, एवं मूलों का गुणनफल, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है c बटा ए। c का मान कितना है? c का मान 7 है, 7 लिखेंगे,
बटा ए है, ए का मान 3 है तो क्या लिखेंगे, बटा में 3। तो इस प्रकार से -2/3 मूलों का योगफल है और 7/3 मूलों का गुणनफल निकल गया। 2 नंबर का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला नंबर हो गया। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या लिखा है, 2x + 3 3x - 7 = 0 है तो मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो मूल ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा निकालना है अपने को, या फिर x के 2 मान प्राप्त करने हैं, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो ये समीकरण का रूप ही है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2, इसको लिख लेते हैं, 2x + 3 इंटू 3x - 7 है ना, 7 बराबर 0। अपने को मूल पूछ रहा है, मूल यानी अगर x चर का बहुपद है और यह समीकरण है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के 2 मान प्राप्त करेंगे, वही हमारे मूल होंगे। तो देखिए, ये और ये दोनों गुणनफल में हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखा, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है, ध्यान रखेंगे, दोनों के बराबर 0 है, तो अलग अलग कर लेते हैं। 2x - 3 = 0, तो 2x वाला कितना होगा, पक्षांतर करेंगे -3, x वाला कितना होगा, -3/2, ठीक है। फिर इसके बराबर 0 रखेंगे, 3x - 7 = 0, ठीक है। तो 3x वाला कितना हो जाएगा, 7 को पक्षांतर करते हैं, +7 हो जाएगा, तो x वाला कितना हो जाएगा, 3 को बटे में कर लेंगे, तो 7/3 अतः करके लिखेंगे। अतः मूल क्या होंगे, x बराबर -3/2, एक मूल ये निकला, एक मूल ये निकला, ठीक है, 7/3, ये 2 मूल प्राप्त हुए, ठीक है। इस प्रकार से बनाना था इसका, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, आनंद आ रहा हो, तो शेयर करें, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है, द्विघात समीकरण से ये दिया है, देखिए, विभेदक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये भी। x² धन 16x धन 64 बराबर 0, यहाँ एक लिख देंगे, है ना, की तुलना मानक वर्ग समीकरण भी कहते हैं, या फिर डायरेक्ट कर लिख सकते हो आप, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a का मान कितना होगा बताइए, a का मान 1 है, b का मान कितना हो जाएगा, इस b का मान 16 हो जाएगा, c का मान कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। अब विभेदक का सूत्र तो आपको पता है, क्योंकि विभेदक जिसको हम d लिख सकते हैं, ठीक है, d बराबर b² - 4ac फार्मूला होता है। अब इस पर मान रखते हैं। देखिए, b का मान कितना है, b का मान हमारा है 16, लिखेंगे 16, स्क्वायर करेंगे, -4 गुणा a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 64। अब 16 गुणा 16 कर लेते हैं, 2 बार गुणा करेंगे 16 का, 16 गुणा 16 है ना, 6 छंग 36, 6 3 हासिल, 6 कम 6 3 9, ये 6, एक कितना जाएगा 6, और कितना हो जाएगा 9 6 15, और ये 256 आ गया, ठीक है। तो इनका गुणा कर दीजिए, एक का गुणा 4 से करेंगे, 1 4 आएगा, 4 का गुणा 64 से कर दीजिए, 4 4 16, 6 4 6 24 25, क्या बात है, दोनों तो सेम आ गए भाई, है ना, 4 4 16, 4 6 24 25, ये 0 आ गया। तो विभेदक का मान कितना है आपका, विभेदक का मान 0 आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है, विभेदक ही निकालना था। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बस 4 ही प्रश्न थे 2 नंबर के, है ना।
के प्रश्न बैंक में। तो 2 नंबर ही जो इस चैप्टर से लिया गया अंतिम प्रश्न है। चौथा नंबर देखिए, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल, अच्छा मूल दिया हुआ है और अपने को द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है अल्फा बराबर 6 धन करनी में 5 तथा बीटा बराबर 6 माइनस करनी में 5। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है। अगर इसी में अल्फा और बीटा का मान दिया है, गुणनखंड अगर निकालने के लिए बोलता तो हम लोग इस फार्मूला को लगा देते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन अगर इसके स्थान पर पूछा जाए द्विघात समीकरण बनाना है इन मूलों की सहायता से, तो इसका फार्मूला तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र हमारा होता है द्विघात समीकरण का। देख सकते हो, एक बार मिला लीजिए। द्विघात समीकरण का सूत्र यही है। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण, फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, है ना, इसके बाद में सूत्र लगाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इसे। फिर क्या करेंगे? अल्फा के स्थान पे अल्फा का मान लिखेंगे। अल्फा का मान है 6 धन करनी 5, धन है धन करिए। बीटा के स्थान पर बीटा का मान 6 माइनस करनी 5 एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों को गुणा करेंगे, इनका गुणा हो रहा है ना, यानी क्या लिखेंगे? 6 धन करनी 5 इंटू 6 माइनस करनी 5। अब एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में है। एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी अगर होता है तो क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, बराबर 0 भी है, बराबर 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे और यहाँ पे ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, दोनों 6 6 12, यही हो जाएगा 12x। ये 12, ये माइनस सेम रहेगा और 6 6 12 और ये x बगल में है, आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सूत्र पे अगर रखते हैं या तो 2 बार गुणा कर सकते हो, तो 6 6 36 आ जाएगा। 1 मिनट, 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस करनी 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर 0। भाई उस तरीके से अगर लिखोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो ऐसे आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 6 6 36 हो गया और ये 5 बराबर 0। करने के अंदर 5 है, बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये दोनों घट जाएंगे तो प्लस आ जाएगा 31 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया है, बन गया, तैयार हो गया है। देखिए, द्विघात समीकरण बनाइए मूल की सहायता से, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये अभिष्ट द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 नंबरी प्रश्न। ठीक है, इस चैप्टर में जो शामिल किए गए हैं प्रश्न बैंक में। तो आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबरी 4 नंबरी वाले प्रश्न, इससे ज़्यादा अंक वाले पूछे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है। चलिए, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं हम लोग। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक के प्रश्न शामिल किए गए हैं, 3 अंक के लघुत्तरी प्रश्न हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न लिया गया है इस चैप्टर से। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से 4 प्रश्न लिखे गए हैं, जो कि आपके प्रश्न बैंक से ही हैं, देख सकते हैं। मिलाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इनको विशेष ध्यान रखना है भाई, क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है तो आपके हित का है, समझ के करेंगे, है ना। क्योंकि आपसे खिलवाड़, आपके जीवन से खिलवाड़ तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ही बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रश्न बैंक है उसको यूँ ही न जाने दें। प्रश्नों को करें वैसे ही, हवाई में न रहे कि अरे हो गया, है ना। परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार बहुत सारी चीज़ें हैं, और अजय माला वगैरह कितनी क्वेश्चन सीरीज आते हैं, अलग तरीके से हैं, उसी के ठीक है। लेकिन बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है स्पेशल आपके लिए, तो उस पर तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले तो आप इसको प्राथमिकता दो, इसके बाद फिर बाकी को देखते रहना। चलो, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 अंक के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। सूत्र विधि का भी प्रयोग किया गया है, सूत्र की सहायता भी सॉल्व करना है। 3 अंक के ही हैं। अब ये नहीं समझेंगे बहुत 3 अंक के बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसा दिया गया है वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपका नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो द्विघात समीकरण से x² - 4x धन 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सिखाया हूँ कि सबसे पहले d का मान निकालना है, विभेदक का मान निकालना है। विभेदक का मान यदि 0 आता है, विभेदक d का मान अगर 0 आता है सॉल्व करने पर, कौन सा सूत्र से, b² d बराबर b² - 4ac। उस सूत्र को आप रखोगे, उस पर मान रखोगे, दिए गए जो समीकरण के ABC के मान रखेंगे। रखने के बाद जो नतीजा आएगा बाद में सॉल्व करेंगे, तो इसको d का मान जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर 0 आता है मान, तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर d का मान धन में आता है ना, धन में आता है, 4 5 6 7 कुछ भी आता है, तो समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक तो होंगे, ठीक है, लेकिन समान नहीं होंगे, असमान होंगे। समान कब होगा, जब d के बराबर 0 आएगा, d का मान 0 आएगा। और यदि ऋणात्मक मान आएगा, 3 ही मान आएंगे, 3 ही मान आते हैं, या तो ऋणात्मक आता है, या तो शून्य आता है, या तो धनात्मक आता है, ठीक है। तो यदि ऋणात्मक मान आता है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, ना ही समान होते हैं, असमान होंगे और काल्पनिक होंगे, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं x² - 4x धन 4 बराबर 0। इसकी तुलना कर देते हैं कि तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे a का मान। यहाँ पे x² गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानिए, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b का मान कितना है, -4 है। c का मान कितना है, 4 है। इस प्रकार ABC का मान निकाल लेंगे, उससे तुलना करके लिख देंगे एक लाइन, ठीक। खैर अगर नहीं भी लिखेंगे, वैसे ही आपके कुंजी वगैरह जो भी सीरीज वगैरह दिए गए हैं, विभिन्न प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित किया गया है, आप तक पहुंच भी गया होगा, तो ये सब नहीं दिया गया है। खैर आप कर लेंगे, अच्छी बात है ना। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब फिर विभेदक का सूत्र लगाएंगे। विभेदक, इसको विविध का कर्क भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, विविध का कर्क भी कहते हैं। पहले विभेदक नहीं आता था, विविध कर्क करके आता था, ठीक है। विभेदक डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए d लिखा जाता है। d बराबर b² - 4ac, ठीक है। अब b का मान कितना है, -4 है, -4 लिखेंगे, स्क्वायर 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान 1 है, 1 लिखेंगे। c का मान कितना है, 4 लिखेंगे। अब ये 4 का वर्ग बनी 4 चौको 16, प्लस में 16 होगा, और ये 4 चौको 16, ये देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है। d का मान कितना है, 0, ठीक है। तो d का मान जब 0 आता है तो मूल हमारे कैसे होते हैं, वास्तविक होने के साथ साथ समान होते हैं। यानी d के x के जो भी मान आएंगे वो एक ही टाइप के आएंगे, दोनों मान एक ही टाइप के आएंगे। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि d बराबर 0, इसलिए मूल
वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये 3 नंबर का सॉल्यूशन है, इस टाइप के करने हैं आपको। ठीक है, तो प्रकृति पूछा था, प्रकृति का यही है, प्रकृति का अर्थ यही होता है। वास्तविक हैं, आभासी हैं, काल्पनिक, इस प्रकार से हैं। ठीक है, आपको बताना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला हो चुका है, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है सूत्र की सहायता से। अब सोचो कौन से सूत्र की सहायता से हल करना है। आपको याद आ रहा होगा x बराबर, अगर x का यहाँ पे समीकरण दिया है x चर का, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस प्रकार से आपको फार्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये फार्मूले लग रहे हैं, जो फार्मूले लग रहे हैं सामने आ रहे हैं, तो उन सभी को याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहाँ पड़ोसी नहीं काम करेगा, है ना, अगल बगल वाले भैया काम करेंगे ना, कोई सर जिनका ड्यूटी लगता है वो काम में आएंगे। ठीक है, स्वयं की बुद्धि से काम करना पड़ेगा, इसलिए समय है, अभी भी आप कर सकते हो तैयारी। ठीक है, चलिए जुड़े रहें, इतना क्वेश्चन तो कर लेंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगता है स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बस इन्हीं क्वेश्चनों को कर लें, इतने बहुत है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण को 4x। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है। अभी क्वेश्चन कैसे है एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं, बुक में शायद हो, लिखने से शायद मैं ही मिस्टेक लिख दिया हूँ। कैसे? यहाँ पे 4x नहीं होगा, हो सकता है प्रश्न बैंक में भी ऐसे लिखा हो, तो आप सुधार देंगे। ठीक है, हाँ ऐसे होगा, 4 माइनस कितना है, 4 माइनस 11x। तो लिख लेते हैं 4 माइनस 11x बराबर 3x स्क्वायर, या करके इसको पलट देते हैं, इसको इस पर लिखते हैं 3x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 11x। अब सिर्फ इधर इन सबको इधर ले आएंगे ताकि एक वर्ग समीकरण का सही रूप दे पाएँ आप। ठीक है, तो ये माइनस में है, पहले इसको ले आते हैं, तो प्लस में आ जाएगा 11x, ये प्लस में इस पर आएगा -4 बराबर 0। ये हमारा समीकरण एक सुंदर सा समीकरण बन गया। अब इसकी तुलना करेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान 11, c का मान -4, a b c ये मान निकाल के लिख देंगे। अब सूत्र जो मैं आपको बता रहा था, सूत्र जो कि अभी यहाँ पे x का है, x चर का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसलिए यहाँ पे x बराबर लिखेंगे। अगर y का होता तो y बराबर लिखते, z होता तो z बराबर लिखते, k होता तो k बराबर लिखते। ठीक है, चलिए तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर -b, यहाँ सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र। ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस ये हो जाएगा करने के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा पूरे के बटा 2a लिखना है। ठीक है, यही सूत्र लगाना है अपने को, है ना। चलिए तो अब -b तो सेम रहेगा। अच्छा, इसके स्थान में मान रख दिए जाते, पूरे जो वर्ड हमको दिख रहे हैं इनके मान अगर अवेलेबल हैं तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए b का मान 11 है, b का मान कितना है 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 11
11 प्लस माइनस करने के अंदर हो जाएगा b का स्क्वायर है नहीं 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान 3 है, 3 लिखेंगे गुणा c का मान कितना है -4 अब पूरे के बटा में 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 3, 3 लिखेंगे -11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 11 11 121। अभी कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस मिल के प्लस होगा ना, यहाँ प्लस कर लेते हैं। 4 चौको 16, 16 दिया 48, 48 हो गया बटा में 3 दूनी 6। ठीक है, इसके बाद x बराबर इधर का सेम लिखेंगे -11 प्लस माइनस -11 प्लस माइनस करने के अंदर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 169 बटा में 6, बटा में 6 है, बटा में 6 लिखेंगे। x बराबर -11 प्लस माइनस और इसको आप तोड़ सकते हो 13 गुणा 13, 13 का वर्गमूल है, वर्ग है ये ना, 13 का वर्ग है यानी इसका वर्गमूल 13 होगा। तो x बराबर कितना लिखेंगे -11 प्लस माइनस और इसका बाहर निकल लेंगे, दोनों का जोड़ा का 1 निकलता है ना बाहर, करने क्या हर तो आ जाएगा 13 बटे में 6। ये प्लस माइनस के रूप में निकला है। अब x का मान देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंदर में आता है ये हमारा विभेदक आता है। क्या आता है, विभेदक आता है, क्योंकि विभेदक का ही सूत्र लगाया गया। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करते करते देखिए 13 आया, 13 आया, इसलिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आगे हम लोग इसको, ठीक है, तो 2 मान x के प्राप्त होंगे। जब 13 तो प्लस में है ना, 13 प्लस में है नहीं, हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होने के साथ साथ कैसे होंगे, असमान होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर लिखेंगे चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो x वाला कितना हो जाएगा -11 और प्लस माइनस में से प्लस लेंगे इस बार। ठीक है, 13 बटे 6 x बराबर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटेगा, ये माइनस में है प्लस में है। ठीक है, तो 2 बटे आ जाएगा 6, तो 1 कम 2, 2 3 6, यानी x बराबर कितना आ गया 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह यहाँ पे लेंगे, प्लस माइनस में से इस बार माइनस लेंगे। जैसे इसमें प्लस चिन्ह लेने पे लिखे ना, तो यहाँ प्लस लिखे, अब इस पर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर बाकी सेम रहेगा, ये इधर का चिन्ह कोई बदलाव नहीं करना है ना, किसी को नहीं करना है, बस बीच वाले को करना है। प्लस माइनस में से इस बार माइनस लेंगे, 13 बटे 6, x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस हो जाएगा 24 बटे 6, 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी x का मान कितना आ गया -4। तो सूत्र विधि से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर चुके हैं। x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, अतः करके लिखेंगे x बराबर, एक मान आया है 1/3 और दूसरा आया है -4। इस प्रकार से x का मान सॉल्व करना था, निकालना था। ठीक है, देख सकते हैं ये तो 3 नंबर में वैसे दिया हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो ये तो मुझे लगता है 4-5 नंबर प्रश्न लग रहा है। इसका सॉल्यूशन देखने पर तो ये पता चल रहा है 4-5 नंबर का प्रश्न है ना। ठीक है, खैर जैसा दिया है वैसे तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये सूत्र की सहायता से सॉल्व करना था, सूत्र की सहायता से ऐसे ही सॉल्व करना है, यही सूत्र हमारा है, यही सूत्र है, इसी सूत्र से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। अच्छा, मूल वास्तविक समान कह दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया, चलिए तो अगला देखते हैं।
k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण है। चलिए समीकरण पहले ही लेते हैं। समीकरण क्या हमारा है, 2x² माइनस 10x धन k बराबर 0। जिसकी तुलना फिर से लिखेंगे कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे इसका, है ना। तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान -10, c का मान k। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मूल वास्तविक समान है। मूल वास्तविक समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक समान है इसलिए d बराबर 0। अब d का सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, उस पर लिख देते हैं, फिर तामझाम करते हैं, बड़ा खतरनाक तरीके से लिखते हैं, है ना। चलिए, तो ऐसे नहीं लिखना है, जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है ना। b का मान कितना है, b का मान -10 है, -10 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4 से हम लिखेंगे गुणा a का मान कितना है, a का मान 2 है, गुणा c का मान कितना है, c का मान k है, बराबर 0। 10 हम 100 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अच्छा, यहाँ पे k भी है ना, 8k बराबर 0। इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो -8k बराबर -100, माइनस कट गया, k बराबर कितना हो जाएगा 100/8, ठीक है। तो इसको काट भी सकते हो, चाहो तो काट दो, चलो काट देते हैं इसको। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका मान आ रहा है k बराबर 25/2। आपके पास खैर तो बहुत पेजेस होते हैं, ठीक है, तो आप बगल में ना लिखने की बजाय नीचे लिखते जाइए, पर्याप्त कॉपी आपके पास रहती है ना। पैसा भी तो वसूल करना है ना। फॉर्म भरते समय काफ़ी पैसा 500-600 रुपये लगा हुआ है भरना है, ठीक है। तो इसको आप बगल में ना लिख के, छोटा छोटा नहीं, मस्त लिखेंगे, राइटिंग से भरते जाएंगे कॉपी को, ठीक है। बराबर को ध्यान रखेंगे, बराबर एक दूसरे के नीचे ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा भी उधर हुआ है, मस्त सजा के लिखना है आपको एग्जाम टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरा नंबर सॉल्व हो गया। अब एक अंतिम देखते हैं, ये 3 अंक वाले प्रश्न जो हैं, इसमें से अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न ये तो एग्जाम्पल का दिया हुआ, देखेंगे आप लोग, तो एग्जाम्पल का प्रश्न है, एग्जाम्पल के टाइप का ही दिया हुआ है। हाँ, सेम वही है, जस्ट एग्जाम्पल प्रश्नावली 3। तो यह 3 प्रश्नावली की जस्ट ऊपर देखेंगे ना, बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, जस्ट ऊपर है ही, ठीक है। जिसमें पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से सॉल्व करना था समीकरणों को, है ना। तो उसी में आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर जस्ट है, आप देखेंगे वहाँ सॉल्व किया हुआ है। चलिए, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हल करेंगे तो माना करके लिखेंगे। माना x बराबर इस पूरे पद को लिख लेंगे, ठीक है। करने में क्या है, 6 धन 6 और धन डैश करके लिख देंगे। ये इसका समाप्ति नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ रहा है। तो आप ये बताओ, जब ये पूरे पद को हमने x माना, तो यहाँ से देखोगे तब भी उसी टाइप का है, यहाँ से देखोगे तब भी उसी टाइप का है, यहाँ से देखो तब भी उसी टाइप का है। यानी एक को छोड़ के बाकी इसको पूरे को हमने x माना, तो यहाँ से भी तो इसके जैसा ही है ना, पूरे एक ही टाइप का पद है, करनी 6 ही बढ़ रहा है। तो इस पूरे को हमने x माना, तो आगे क्या करेंगे, एक को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी को भी x ले लेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे को x माना।
तो वो भी तो x के जैसा ही है, इसलिए वहाँ पे उसके स्थान पे क्या करेंगे, एक को छोड़ के बाकी को x लिख देंगे। अब इसको करनी हटाना है, ठीक है। करनी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, तो करनी हट जाएगा। देखिए इधर वर्ग करेंगे x² हो गया, इधर वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इनको पक्षांतर कर दो, इसको ले आओ इधर, x², ठीक है, x² माइनस x बराबर का 6। इस प्रकार से ये आपका समीकरण है, ठीक है, द्विघाती समीकरण है, एक चर का द्विघाती समीकरण है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसका मान प्राप्त करते हैं, यानी मूल निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कई तरीके हैं, आप तो देख सकते हैं सूत्र विधि भी है और मध्य पद को तोड़ के भी बनाया जाता था, वो भी तरीका आपके पास है। खैर इसको मैं बता रहा हूँ पूर्ण वर्ग विधि से बता रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाना है। चलिए तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसके बगल में देखें कुछ है कि नहीं है, यहाँ पे एक गुणांक है तो एक को नहीं लेते हैं, इसको सेम लिखेंगे। इसके बाद माइनस के जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद जो चिन्ह होगा प्लस या माइनस होगा, तो उसको लिखने के बाद 2/2 का यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, ऊपर नीचे भाग गुणा दोनों करेंगे, गुणा x, ठीक है, बराबर इस x के साथ, मतलब इसको छोड़कर, इस पद को छोड़कर बाकी जो इधर होगा है, मतलब चिन्ह लिखेंगे सेम, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा माइनस लिखेंगे, और जो x होगा उसी के साथ में 2/2 का गुणा करेंगे, ठीक है। फिर x² करने के बाद इस x को इस 2 के साथ रखिए, माइनस हो जाएगा 2x, फिर गुणा करके ऊपर 1 करके, भाई यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ 1 बचा है ना, 1, और ये बटे में 2 बचा, बटे में 2 करेंगे। अब इसके अलावा ये जो बचता है इसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, इधर भी और इधर भी। इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग का रूप लेता है, ठीक है। ये किसका रूप लेता है, ये आपका यहाँ पे आप फार्मूला देखे होंगे, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या लिखते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं ना। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ इसी के टाइप का आएगा। देखिए ये हमारा a का मान हो गया, ठीक है, ये हमारा b का मान हो गया, तो क्या लिखा है, a² माइनस 2ab, देखिए है ना, उसी टाइप का है ना। तो क्या लिखे हैं उसको, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे को लिखेंगे, और बराबर के बाद क्या है, 6 धन 1/2 दूना 4, बटा करके तिरक गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेम ले लेते हैं, x माइनस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका गुणा यहाँ, तो 4 छंग 24 प्लस 1 का इससे करेंगे 1 1 कम 1 बटा 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 नीचे आ जाएगा, 4 छंग 24, 1 1 कम 1 यानी 24 धन 1 वहाँ पे लिखा है, और 4 1 कम 4, ठीक है। x माइनस 1/2 लिखेंगे सेम, बराबर ये हो जाएगा 25/4। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर करनी आ जाएगा, करनी में आ जाएंगे पूरे वर्ड, इस प्रकार से आ गया, कितना आ गया, प्लस माइनस करके लिखते हैं ना, प्लस माइनस करने के अंदर 25/4। तो x वाला कितना हो जाएगा, इसको पक्षांतर करो, क्योंकि अपने को x का मान चाहिए ना, तो इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक। पहले हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया, करने लग गया, प्लस माइनस करने लगाएंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या, माइनस 1/2, इसको पक्षांतर करेंगे, तो पहले लिख देते हैं 1/2 प्लस में, ठीक है, और प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इस प्रकार से इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का हर समान है तो एक एक्स्ट्रा लिख देंगे 2, 1 प्लस माइनस आ जाएगा 5। इतना लिखने के बाद प्लस माइनस चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर लिखेंगे, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो इसमें से दोनों चिन्हों में से एक चिन्ह लगाएंगे, प्लस को लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 प्लस 5/2, यानी कितना आ गया, 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे, माइनस चिन्ह
लेने पर तो कितना जाएगा, x बराबर 1 माइनस 5/2। चिन्ह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बदलना है, ठीक है। पहले बार में हमने क्या लिया, प्लस लिया, दूसरे बार में हमने क्या लिया, माइनस लिया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे माइनस आ जाएगा 4/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा -2। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे x बराबर एक मान 3 आया है, दूसरा मान -2 आया है। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर से शामिल किए गए सारे 3 नंबरी प्रश्न को ले लिया गया है ना, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखेंगे आगे के प्रश्नों को और किस टाइप के प्रश्न शामिल किया गया है प्रश्न बैंक में, है ना। आगे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर किस टाइप के हैं, 4 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं, कितने नंबर वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर के हैं, ठीक है। 4-5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। जिस तरीके से अंक चैप्टर बाय चैप्टर निर्धारित किए गए हैं, प्रश्न बैंक बनाया गया है, उससे ये पता चलता है कि इस चैप्टर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं प्रश्नों को शामिल करा जाएगा, आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और मित्रों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ठीक है। क्योंकि इस प्लेटफार्म पे सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा, मैथ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, संभावित प्रश्न हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे बता रहा है कि 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि ये हमारा यहाँ पे कोई भी एक एंगल 90 अंश का है, यानी यहाँ पे हमारा 90 अंश का हो गया, बाकी ये दोनों के दोनों न्यून कोण होंगे, ठीक है। ये है शीर्ष लंब, ये क्या है, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब है, और ये आपका आधार है, ठीक है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज की जो शीर्ष लंब की लंबाई है, यानी ये वाली जो लंबाई है, जिसको ऊंचाई कहते हैं, लंब कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं, ये आधार से 7 मीटर ज़्यादा है। देखिए, आधार से क्या लिखा, आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, माना आधार भुजा की लंबाई, आधार भुजा की लंबाई बराबर हो गया आपका x मीटर, मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। तब शीर्ष लंब कितना होगा, शीर्ष लंब आपका होगा x धन 7 मीटर, क्योंकि आधार से 7 मीटर ज़्यादा बता रहा है प्रश्न, इसलिए x + 7 मीटर होगा शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई वाला, ठीक है। दिया क्या है, यहाँ पे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर, 165 वर्ग मीटर, ठीक है। 165 वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी कौन सा त्रिभुज लगाना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब,
यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्थान पे सूत्र लगा देंगे और बराबर में 165 है, 165 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 1/2 सेम रहेगा, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये 2 का इधर गुणा कर सकते हैं, तिरक बटा में है ना, तो उस पर तिरक गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देते हैं। 1 का इससे गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 को हटा देंगे, 2 का 165 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 165 गुणा 2। और आधार के स्थान पे आधार का मान कितना है, आधार हमने माना अभी देखिए, आधार भुजा की लंबाई x है, x हो गया, शीर्षलंब है x धन 7। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो x का से करेंगे x² आ जाएगा, x का 7 से करेंगे आ जाएगा 7x, और ये दोनों गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 5 दूनी 10 शून्य, 6 दूनी 12 13, 2 1 कम 2 1 3, कितना आ रहा है 330। ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13 है ना, 2 1 कम 2 1 3। चलिए, तो x² धन 7x, इसको ले लेते हैं, इधर इसको पक्षांतर कर लेंगे, 330 बराबर 0। अब इसको या तो आप सूत्र विधि से बना लो, या फिर मध्यपद को तोड़ के बना लो, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से बना लो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, तोड़ के बनाता हूँ। तो पहले इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ साइड में गुणनखंड कर लेते हैं। रफ्कार में सारी चीज़ें करनी है आपको, कहाँ करनी है, रफ्कार में। ठीक है, चलिए 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2 है ना, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 11। ठीक है, गुणनखंड करेंगे और इन्हीं में से अंकों को देखेंगे। ठीक है, लेंगे हम लोग, गुणनखंड करके छोड़ देंगे इतने पे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लिखते हैं यहाँ पे x² धन 7x को छोड़ देंगे, थोड़ी ज़्यादा जगह लेंगे यहाँ पे, और -330 बराबर 0। ठीक है, प्लस और माइनस में गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ऐसे 2 वर्डों को लेना है, गुणा करने पे कितना जाए 330, गुणा करने पे 330 आए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो अब जो गुणनखंड हमने किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गुणनखंड किया, इसी गुणनखंड से जो प्राप्त हुए अंक, इन्हीं अंकों को लेके चलना पड़ेगा, कि ताकि उनका गुणा करने पर ऐसे इन्हीं अंकों में से ऐसे अंक लेने हैं पूरा शामिल करते हुए कि उनका गुणा करने पर 330 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर। तो यदि यहाँ पे 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15, 11 दूना 22। ठीक है, 5 तिया 15 ले लिया जाए और 11 दूना 22 ले लिया जाए, 22 और 15 ले लेते हैं। तो गुणा करने पे तो गुणा करने पर तो 330 आएगा ही आएगा, और 22 में 15 घटा देंगे 7 आ जाएगा। यानी पहला हमारा मान जो होगा ये 22 होगा और दूसरा होगा 15। बड़ी बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आप छोटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे। इनसे कॉमन आ रहा है x, निकाल लेंगे, तो x प्लस कितना बचा 22 बचा, माइनस इनसे कॉमन आ रहा है 15, तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अब 15 कॉमन का मतलब कि 15 का भाग दोनों पे लगाएंगे, जो बचेगा उसको अंदर में लिखेंगे। तो यहाँ फिलहाल तो x बच रहा है, और यहाँ पे प्लस में कितना बचेगा 22 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद ये और ये जो सेम आए हैं, इन दोनों का 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अच्छा इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, और इधर का जो है ना रफ कार में आपको करना है, चित्र बना सकते हो समझने के लिए और समझाने के लिए भी सामने वाले को भी। ठीक है, कितना जाएगा, ये आपका आ जा रहा है x प्लस 22। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाँ, इन दोनों का 1 लिखेंगे, x प्लस 22 लिख देंगे, बचा क्या x माइनस 15, क्या लिखेंगे x माइनस 15 बराबर 0। इसके बराबर 0 करेंगे एक बार, x प्लस 22 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 22। इसके बराबर 0 करेंगे, x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15। ठीक है, x का मान जो माइनस वाला आया है, इस माइनस वाले को नहीं लेंगे,
इस माइनस को नहीं लेंगे, अपन इसको लेंगे, x बराबर 15 को लेंगे। तो इसको पहले तो यहाँ रख देते हैं। अपने को मान क्या निकालना था, अपने को निकालना शीर्ष की लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई। और शीर्ष लंब हमारा क्या है, देखिए x धन 7 है, तो क्या लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे। x का मान तो निकल गया, इसका यहाँ पे रख दो, इसके साथ जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। अतः करके लिखेंगे शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x धन 7 बराबर x का मान कितना है 15। माइनस वाला नहीं लेना है ना, माइनस वाला नहीं लेना है क्योंकि 0 से भी कम है ना। किसी की लंबाई या उम्र, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो माइनस में, जैसे रुपया पैसा होगा माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है। ये 7, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 22। तो शीर्ष की लंबाई कितना हो गया, शीर्ष लंब की लंबाई 22 मीटर। अगर यहीं पे पूछता, आधार पूछता, तो आधार तो यहाँ पे निकला हुआ था, 15 मीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न को हल करना था, जो कि आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। देखो, इसके पहले हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन देखे थे सूत्र विधि वाला, उसकी अपेक्षा देखा जाए तो छोटा ही है। तो 3 नंबर में उसको दे दिया है और 6 नंबर बताओ इसको दे दिया है। खैर कैसे करोगे, बनाना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड की मंशा यही है। चलिए, वैसे जो अंकों का बंटवारा करना था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन के हिसाब से करना था कि प्रश्न कैसे हैं। हो सकता है इस प्रश्न को यहाँ से सूत्र विधि से सॉल्व करके, और सोचा होगा सूत्र विधि सॉल्व करेंगे तो 2 पेज भरेगा, 1 पेज भरेगा, ठीक है, इस हिसाब से बनाया होगा। लेकिन सॉल्यूशन देखना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन शॉर्ट कितना हो सकता है। अगर छोटा है तो 4 नंबर कहे तो 4 नंबर चलता है, ये है ना। तो इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बोर्ड का, क्योंकि पूरे राज्य भर में क्वेश्चन पेपर वितरण होगा, तो हमेशा भाई क्वेश्चन पेपर बनाते समय कितने नंबर के क्वेश्चन किस टाइप का पूछना चाहिए, कितने होने चाहिए, वो उनको पता होना चाहिए। खैर अपने हिसाब से सही किए होंगे, अब ज़्यादा कह नहीं सकते, हैं ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखा है द्विघात समीकरण दिया है, ये को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। अच्छा, इसके पहले मैं पूर्ण वर्ग विधि जो बताया था, करनी वाला जो क्वेश्चन था, करनी 6 वाला, उसी की जैसा इसको बनाना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, द्विघात समीकरण ये जो दिया है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, x² माइनस 6x प्लस 5। ये आपका कह सकते हैं 5-6 नंबर लायक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी इतना बड़ा ही जाएगा, अभी देखते रहिएगा। चलिए, सबसे पहला देखिए, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप को ध्यान रखेंगे। ये क्या, इसके जैसा कोई भी प्रश्न आ जाएगा पूर्ण वर्ग विधि से संबंधित, क्योंकि अपने को पूर्ण वर्ग विधि मतलब कि दोनों, देखिए, या तो a माइनस बी का रूप देना है, होल स्क्वायर का रूप देना है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप देना है। दोनों में से किसी एक का रूप देना है, ठीक है, उसी को पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप देखिए, यहाँ पे जो चर पद है, चर पद को एक साइड करेंगे और अचर पद को दूसरे साइड करेंगे। अचर पद हमारा 5 है, उस पर करिए, तो ये x² माइनस हो जाएगा 6x बराबर, इसको उस पर करेंगे, माइनस में आ जाएगा 5। अगर यहाँ से गुणनखंड करने पर, मतलब कि x² के बगल में अगर है कुछ जो भी वर्ड है, जैसे मेरा 6 है, अगर यहाँ से 2 का गुणनखंड करने पर निकाला जा सकता है तो बिल्कुल आप निकाल लीजिए। ऊपर 2/2 का गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ क्या कर लेंगे, x², अब इसको 2 गुणा 3x कर सकते हैं। देखिए 2 आ चुका है, हमारा उद्देश्य क्या है, 2 यहाँ लाना, ठीक है, क्योंकि सूत्र में उसका जो सूत्र आता है ना, तो 2ab करके आता है, माइनस में, ऊपर वाले माइनस में आता है और नीचे वाले में प्लस में आता है 2ab, ठीक है। तो 2 रहेगा तभी तो 2ab का रूप देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बराबर -5, इसको सेम लिख लेते हैं। अच्छा, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, कभी कभी ये बगल में कुछ कुछ वर्ड दिया रहता है 4, 5, 6, तो इसको हटाना ज़रूरी है, इसको हटाना ज़रूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, जिसको हटा, जैसे मान लो यहाँ 3 होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो पूरे पे क्या करते, 3 का भाग कर देते, 3 का पूरे पे भाग कर देते तो 3 ऑटोमेटिक कट जाता। 4 होता, जो होता वर्ड उसी का भाग करते। यहाँ पे 1 है तो 1 का भाग करने पे कोई अंतर पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने नहीं करा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, x² माइनस x को 2 के साथ रखिए, 2x हो गया, बचा क्या 3, इस x को 2 के साथ हमने रखा, इतना बचा 3। अब क्या करेंगे, 2x के अलावा जो बचता है इसी का वर्ग करके लेफ्ट और राइट दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, यानी 3 का वर्ग करेंगे यहाँ भी और -5 धन 3 का वर्ग करेंगे इधर भी, दोनों साइड 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखने को मिला होगा, ये हमारा अगर a है, अगर 3 हमारा b है तो ये a², फिर क्या लिखा है -2ab, b हमारा 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ ये किसके जैसा बन जा रहा है, ये बन जा रहा है आपका a² -2ab प्लस b² के जैसा। ठीक है, किसके जैसा बन रहा है, a² -2ab प्लस b² के जैसा बन गया। तो अब जैसे a² -2ab प्लस b² होता है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये -5 धन 3 का वर्ग, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर -5 धन, अच्छा यहाँ पे घटा दीजिए, घट जाएगा, ये घट जाएगा, कितना जाएगा 4, x माइनस 3, अच्छा इसका वर्ग घटाएंगे तो उस पर करनी में आ जाएगा ये वर्ड, ये क्या होगा करनी में आ जाएगा, प्लस माइनस करके करनी लिखते हैं, ध्यान रखेंगे पूर्ण वर्ग विधि जब भी सॉल्व करना है तो प्लस माइनस करके ही करनी में लिखना है, और स्क्वायर हटेगा उस पर करने लगेगा, स्क्वायर इस पार का हट रहा है ना, इस पार का स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर करने लगेगा। ठीक है, चलिए x बराबर क्या करेंगे, अब x बराबर निकालना है मान, तो ये यहाँ पे जो माइनस है इसको पक्षांतर कर दो, इसको उस पार करो, तो ये किसमें है, लेफ्ट में, राइट में जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो मान हमारा निकल गया, अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों हैं, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे ताकि अलग अलग 2 हमारे मूल प्राप्त हो जाएं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस में से प्लस लिखेंगे, केवल प्लस लिखेंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे इसमें से। ठीक है, क्या लिखेंगे x बराबर 3 धन 2, यानी x बराबर हो गया 5। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे तो इसमें से प्लस माइनस में से सिर्फ माइनस लेंगे, यानी x बराबर 3 माइनस 2, x बराबर कितना होगा 1, अतः करके लिखेंगे, अतः x बराबर हमारा 5 आया और 1 आया। ठीक है, तो 2 मान प्राप्त होते हैं। देखिए ये तो बहुत छोटा है भाई, ये तो छोटा है, 6 नंबर लायक ये भी क्वेश्चन नहीं है। अगर 3 नंबर के जो क्वेश्चन दिया गया था उसकी अपेक्षा अगर तुलना किया जाए तो इसको 3 नंबर करो तो सही है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन छोटा है। और उधर ऊपर जो 3 नंबर का क्वेश्चन था देखेंगे, उससे तुलना करके एक बार देखिए। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा कि 3 नंबर पे वैसा क्वेश्चन नहीं देना था। ठीक है, ऐसा करना था क्या, नहीं, खैर जैसा कर रहा है वैसे करना पड़ेगा, आपको भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 4 वाला 3 में 3 वाला 4 में नहीं दे सकता है, दे सकता है। अच्छा, क्वेश्चन जिस टाइप का यहाँ पे दिया है तो ये तो कंफर्म कर दिया है, इसका भरोसा मानना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि बोर्ड से ही हमारा क्वेश्चन पेपर जारी होगा। 6 नंबर का दिया है तो 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। अब क्वेश्चन पेपर आने के बाद पता चलेगा कि किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं। यही पूर्ण वर्ग विधि है ना। पूर्ण वर्ग विधि कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए, इसको हमने क्या किया, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा। देखिए पूर्ण वर्ग के रूप में, ये पूर्ण वर्ग है, इसके रूप में लिखा। ठीक है, इसका ये क्या 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, है ना।
चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, एक चर का द्विघाती समीकरण नाम के चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर है। देखिए सॉल्व करेंगे फिर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। वैसे 6 नंबर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। खैर बच्चे भी सोचते होंगे सर आप लगे हैं कि 3 नंबर में 4 नंबर में दे दें। ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि 1 नंबर का क्वेश्चन 10-10 नंबर का दे दिया जाए बोनस नंबर, अच्छा नंबर आपका आ जाए हैं, मैं भी चाहता हूँ। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या कहता है, कुछ विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। अच्छा, जैसे आप लोग अभी नया साल आया होगा, नया साल में नया साल ही चल रहा है ना, जनवरी महीना है चल रहा है आपका, तो नया साल 2023 चल रहा है अभी। तो 1 तारीख 2 तारीख या कोई लोग तो दिसंबर में भी पिकनिक गए होंगे, और कोई जनवरी में, कोई अभी भी जा रहे हैं लगातार पिकनिक, जो शौकिया लोग जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं भी तो गया था, ऐसा नहीं है, मैं भी गया था, है ना। ठीक है, तो सभी लोग पिकनिक जाते ही होंगे। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास से जा रहे हैं, तो मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थियों में आपको सूचना दिया गया कि आप 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 10, 15, 20 जो भी वहाँ पे रखा गया अमाउंट, तो आपको लाना है और कल परसों 2-4 दिन बाद पिकनिक जाना है। तो भाई सबकी गार्जियन, सबकी क्षमताएं, सबका भाई सोच विचार एक जैसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो उसमें से कुछ विद्यार्थी मना कर देते हैं। और अच्छा, खर्चा भाई जाने का तो सामान ही लगेगा, भाई किराया लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जा रहे हो, अगर 4000 किराया लग रहा है बस का किराया, तो 2 जाओगे तब भी लगेगा, 4 जाओगे तब भी लगेगा, तो खर्चे उतने ही लग रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो जब विद्यार्थी कम हो जाते हैं तो उतना अमाउंट इकट्ठा करने के लिए, जैसे मान लीजिए 50 विद्यार्थी मिलके 100 रुपये जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसमें से 30 जा रहे हैं तो फिर 100 रुपये से ज़्यादा उनको जमा करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी को 100 से ज़्यादा जमा करना पड़े तब उतना अमाउंट हो पाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। खैर देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझिए। चलिए, कुछ विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पे व्यय मतलब जो खर्चे लगेंगे, खर्चे के लिए 500 रुपये इकट्ठा किए। मतलब 500 रुपये उन्होंने बोला कि 500 रुपये लगेंगे, इतना इकट्ठा किए। लेकिन उसमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए। बाद में जब इकट्ठा किए, इसके बाद पिकनिक विद्यार्थी नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन व्यय के लिए 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। क्या लिखा है? 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। बताइए पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x है। कितना है? पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x है। पता ही नहीं है तो x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, k मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 मानोगे, है ना। ये माना, ये चर राशि के रूप में होना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, अब x विद्यार्थी द्वारा कितना अमाउंट जमा कराया गया? 500 रुपये। x विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया राशि कितना? 500 रुपये। ये पूरे विद्यार्थी जितने पिकनिक जाने को तैयार होते हैं, ये लोग मिलके 500 रुपये जमा करते हैं। ठीक है, तो जब एक विद्यार्थी के हिस्से में कितना आया होगा? एक विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया राशि कितना होगा? 500 बटा x रुपये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 विद्यार्थी मिलके अगर
100 रुपये जमा करे होंगे, तो एक विद्यार्थी के हिस्से में कितना आया होगा? 10 रुपये आया होगा। तो भाग करना पड़ता है ना, इसी प्रकार इसमें भाग करना पड़ा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि 5 विद्यार्थी पिकनिक जाने से मना कर देते हैं, नहीं जाते हैं। 5 जब लिखना, जब 5 विद्यार्थी, क्या लिखा है? 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए। जब 5 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, तब विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी? विद्यार्थियों की संख्या, पहले कितने थे? x थे, अब उसमें से 5 हट गए, कट आउट ले लिए, है ना, जो भी प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, तो x माइनस 5 बचे, मतलब पहले x जाने को तैयार हुए थे, अब 5 नहीं गए, तो इसमें x में से 5 घटाओगे ना। अब इनको भी उतना ही अमाउंट जमा करना पड़ता है, यानी x माइनस 5 विद्यार्थियों या विद्यार्थी लिख सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। विद्यार्थी द्वारा जमा राशि कितना? 500 रुपये ही जमा करा जा रहा है। ठीक है, तब एक विद्यार्थी के हिस्से में कितना आएगा? एक विद्यार्थी द्वारा जमा राशि, एक का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 बटा में x माइनस 5 रुपये। ठीक है, अब एक विद्यार्थी यहाँ पे जमा कर रहा था तो कम जमा कर रहा होगा, क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादा थे। 500 बुलाने के लिए ज़्यादा विद्यार्थी को कम करना पड़ेगा, और जब विद्यार्थी कम हो जाएंगे तो सभी को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है? देखिए, व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। मतलब एक विद्यार्थी पहले दे रहा था इतना, अब दे रहा है एक विद्यार्थी इतना। कितना ज़्यादा दे रहा है? 5 रुपये अधिक दे रहा है। मतलब इसका और इसका अंतर, भाई ये मान लीजिए 20 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है? ये 15 दे रहा है। इसका अंतर कितना है? 5 का। इसी प्रकार पहले अब ये ज़्यादा दे रहा है ना, क्योंकि विद्यार्थी कम हो गए, ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक विद्यार्थी इस कंडीशन में, नीचे वाले में, जब 5 विद्यार्थी नहीं जाते हैं तो इतना रुपए एक विद्यार्थी को देना पड़ रहा है, एक के हिस्से में इतना आता है, और पहले इतना देना पड़ता था। मतलब इन दोनों का अंतर 5 रुपये है, 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 500 बटा x माइनस 5, ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा अमाउंट है और वो कम है, तो इस ज़्यादा वाले से कम को घटाएंगे, उल्टा नहीं घटाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको आप जैसे भी सॉल्व करें, आपका तरीका है ना, पढ़े होंगे जिस तरीके से आपके सर लोग पढ़ाए होंगे, ऐसे भी बना सकते हो या मेरे तरीके से बना सकते हो। दोनों 500 को कॉमन ले लो आप। ठीक है, बचा क्या? ऊपर 1 बटा ये बचेगा, 1 बटा ये बचेगा। यहाँ पे एक मिनट गलती हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा होगा, ये वाला अमाउंट कितना है? 500 बटा x है, 500 बटा x सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 1 बटा x माइनस 5 माइनस 1 बटा x बराबर 5। ठीक है, 500 कॉमन ले लिए, तो 1 बटा x माइनस 5 माइनस 1 बटा x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये इसका तो तिर्यक गुणा कर देंगे, अंदर वाले का तिर्यक गुणा कर देते हैं। 500 इसका यहाँ करेंगे, x होगा। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1 गुणा लिख देते हैं x माइनस 5, नीचे करेंगे x गुणा x माइनस 5 बराबर 5। ठीक है, 500 सेम होगा, ये सेम होगा x। ठीक है, माइनस 1 का गुणा यहाँ करेंगे, x आएगा,
1 का गुणा इससे करेंगे माइनस में हो जाएगा +5, ठीक है। और नीचे इसका इससे करेंगे x², इन दोनों करेंगे -5x बराबर 5। ये कटा इसके साथ, ये 5 बचा गुणा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 500 गुणा 5 ऊपर में आ जाएगा, और ये जो नीचे है बटा करेंगे इसका गुणा इधर हो जाएगा, कितना जाएगा 5 गुणे x² - 5x, ठीक है। अब देखिए ये 5 से 5 तो कट जाएगा, बटे करेंगे तो कट जाएगा ना, बचा क्या, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, या करके x² - 5x बराबर 500। अगली लाइन में क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो x² - 5x - 500 बराबर 0, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर लिया। फिर आगे इसको तोड़ेंगे, जैसे मध्य को तोड़ना सिखाया था मैंने, इस प्रकार से आपको तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है, पहले तो x² लिखिए, इसको गुणनखंड कर लीजिएगा आप लोग, या बाहर में मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यहीं पे कहीं, यहाँ पे छोटा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है। 500 का 5 से करिए, 5 से करिए कितना जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 20 से 1 कम, तो 25 और 20, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले x² से माइनस सेम लिखेंगे, इसकी जगह छोड़ेंगे, और ये लास्ट में थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे माइनस 500 बराबर 0, ठीक है। माइनस में से गुणा कर दिया गया प्लस। अब तोड़ क्या है, 25 और ये 20, ठीक है। x है तो यहाँ पे x लगा लेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, x - 25, इन दोनों से 20 कॉमन आएगा, तो x - 25 बराबर 0। इन दोनों का एक हो जाएगा, x - 25, इन दोनों को फिर कॉमन लेंगे ना, तो इन दोनों का एक लिखेंगे, फिर बचेगा क्या, x + 20 बराबर 0। अब ये दोनों के बराबर 0 है, अलग अलग कर लेते हैं, x - 25 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ गया आपका 25, फिर इसको रखेंगे 0 के बराबर, x + 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -20। एक मान देखिए माइनस में आया है 20, और एक यहाँ पे प्लस में 25 आया है। प्रश्न पूछा क्या था, पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे x बताया भी है, अच्छा ये तो मैं लिखा हूँ, सॉरी, क्या लिखा है, पिकनिक जाने पर कितने विद्यार्थी, क्या लिखा है, बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, पिकनिक पे कितने गए, पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमने x माना। अब माइनस का मतलब, माइनस तो लेंगे नहीं ना, माइनस का मतलब होता है 0 से भी कम, मतलब बिल्कुल गए ही नहीं, 0 से कम कैसे हो सकता है, तो ये वाला मान हमारा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, धनात्मक मान होगा हमारा x बराबर 25, 0 से ज़्यादा गए ना, 1 2 3 4 5 25 विद्यार्थी गए, ठीक है, कितने गए 25 गए, तो अतः करके क्या लिखेंगे, अतः पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 होगी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये आपका 6 नंबर लायक कह सकते हैं, है ना, मतलब इसको सॉल्व करने पे लग रहा है कि कम से कम 2 पेज तो जा रहा है, 1.5 पेज तो कम से कम जा रहा है, 6 नंबर लायक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, है ना, प्रश्न बैंक में बनाया गया है, तो आप देख लेंगे, बाकी तो सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस आप बने रहें और अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स खाली रहता है, उसमें कुछ ना कुछ बताते रहा करें, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें किसी प्रकार का, अगर कमी बेशी होती है किसी प्रकार की, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, बाय बाय।